चलिए, अब ये नेक्स्ट वाला जो टॉपिक अपन देख रहे हैं, दिस इज व्हाट दैट कॉन्फर्मेशन। ठीक है, कॉन्फर्मेशन मतलब क्या होता है, हम बोलेंगे दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री ओनली। ठीक है ना? तो जैसे अपन ने स्टीरियो केमिस्ट्री में एक आइसोमेरिज्म पढ़ लिया है पूरा, दैट इज व्हाट दैट कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब उसी में जो दूसरा पार्ट है कौन सा, दैट इज कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, है ना। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स में हमने क्या बोला था, तो हमने बोला था कि जो दो आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के, है ना, उनको यदि एक दूसरे में हमको कन्वर्ट करना है तो हम बिना बॉन्ड को तोड़े कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इनका क्या होता है, दैट इज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, जबकि जो कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, इन कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स का क्या नहीं होता, तो हम बोलेंगे इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा। समझ आ गई बात ये, है ना। कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स में कौन सी वाली चीज़ होगी, तो हम बोलेंगे ये जो आइसोमर्स होते हैं ये हमको कैसे मिलते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज बॉन्ड के अलोंग रोटेशन करवाने से मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, इन कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स का क्या नहीं होगा, तो हम बोलेंगे कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। समझ आती बात ये। तो कॉन्फर्मेशन होते क्या हैं, तो हम बोलेंगे ये भी क्या रहेंगे, एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग स्पेस अरेंजमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, कॉन्फर्मेशंस क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग स्पेस अरेंजमेंट्स होते हैं, बट ये हमको कैसे मिलते हैं, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल में एक एटम को फिक्स करके दूसरे एटम को क्या करेंगे हम, यदि उसके अलोंग, है ना, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग यदि दूसरे एटम को हम रोटेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इन एटम्स या ग्रुप्स, इन एटम्स पर लगे हुए जो एटम्स या ग्रुप्स होते हैं उनकी जो रिलेटिव पोजीशन होती है स्पेस में, वो पूरे 360 डिग्री एंगल पर लगातार चेंज होती जाती है। ठीक है, तो ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेस अरेंजमेंट्स हमको मिलते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, कॉन्फर्मेशन कहा जाता है या कॉन्फर्मर्स कहा जाता है ना। तो लिखने वाली डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो कि कॉन्फर्मेशन क्या रहेंगे, तो हम बोलेंगे स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर अराइजिंग फ्रॉम व्हाट, रोटेशन अलोंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इट इज रोटेशन अलोंग सिंगल बॉन्ड या फिर फ्लिपिंग ऑफ रिंग्स, है ना। तो कॉन्फर्मेशन को हमने क्या बोला है, तो हम बोलेंगे ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स हैं, नहीं ऐसे वाले स्पेस अरेंजमेंट्स हैं जो हमको कैसे मिलते हैं, तो हम बोलेंगे दैट इज रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड या फ्लिपिंग अलोंग रिंग। समझ आ गई बात ये। ठीक है, वो क्या रहेंगे, तो हम बोलेंगे इट इज पूरे 360 डिग्री रोटेशन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेस अरेंजमेंट्स हमको मिल सकते हैं। आ गई बात समझ में, तो इनको हम क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे दीज आर कॉल्ड कॉन्फर्मेशन। समझ आई बात ये। ठीक है, अब कॉन्फर्मेशन जैसे अब हमने क्या बोला है, सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन अलाउड होता है, और पाई बॉन्ड के अलॉन्ग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा था हमने कि क्या होता है, रोटेशन हिंडर्ड होता है। ठीक है, रोटेशन हिंडर्ड कहाँ भी होता है, तो हम बोलते हैं रिंग में होता है, या फिर हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कौन से वाले केसेस देखे थे, ये वाले ना, सुटेबली सब्सटीट्यूटेड बाइफेनिल जिसमें दो रिंग्स परपेंडिकुलर थी और रिंग्स के बीच में बॉन्ड क्या था, सिंगल था, उसके बाद भी वो क्या नहीं कर पा रहे थे, तो हमने बोला था वो रोटेशन नहीं कर पा रहे थे। समझ आती बात ये। तो सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग नॉर्मली रोटेशन हिंडर्ड नहीं होता, वहां पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे रोटेशन होता है। ठीक है, बट क्या होगा कि मॉलिक्यूल में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो और हम डायरेक्टली सब बोल दें कि मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड हो और उसके लिए कॉन्फर्मेशन पॉसिबल हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, क्या बोले अपन ने कि जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिया है दिया आपने, सिंपल, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड तो है, रोटेशन हो भी जाएगा, लेकिन कौन सी चीज़ है, तो हम बोलेंगे दोनों एटम्स के ऊपर कोई से दूसरा एटम्स या ग्रुप्स नहीं लगे हुए हैं जिनके स्पेस लोकेशन में वेरिएशन आता है रोटेशन करवाने से, इस वजह से क्या नहीं होगा, तो हम बोलेंगे H2 में कॉन्फर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, H2O की यदि हम बात करें तो H2O में भी ये चीज़ हो जाएगी कि जैसे हाइड्रोजन को फिक्स रखा इस बॉन्ड के लॉन्ग ना, कॉन्फर्मेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, तो बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग हम एक एटम को फिक्स करके दूसरा एटम को रोटेट करते हैं, तो इस पर लगे हुए एटम्स या ग्रुप्स फिक्स हो गए और इनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाती है इसको रोटेट करने पर। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन के ऊपर जब कोई एटम या ग्रुप है ही नहीं, तो हम बोलेंगे इस बॉन्ड के अलॉन्ग यदि हम रोटेशन करते हैं तो इस वाले एज की पोजीशन चेंज तो हो रही है, बट इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है। समझ आती बात ये। तो इसलिए ये भी क्या नहीं कर सकता, तो हम बोलेंगे इसमें भी कॉन्फर्मेशन नहीं होंगे, और जो H2O है इसमें भी कॉन्फर्मेशन नहीं होते। समझ आ गई बात ये। अब जैसे इसकी यदि हम बात करें, दैट इज व्हाट दैट H2O2 की यदि हम बात करेंगे,
तो H2O2 में अब हो जाते हैं कॉन्फर्मेशन के, जैसे इस O को फिक्स कर दिया हमने तो इस पर कनेक्टेड हाइड्रोजन भी फिक्स हो गया। अब इस बॉन्ड के अलॉन्ग जब हम क्या करवाते हैं, रोटेशन करवाते हैं, तो इस H की पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में लगातार चेंज होती जाती है। ठीक है, तो कॉन्फर्मेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, तो हम बोलेंगे इस टाइप का होना चाहिए ना कि 3 सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से कनेक्टेड होने चाहिए, है ना, कि एक को फिक्स किया तो एक एटम इधर फिक्स हो गया और इसको रोटेट किया तो इस पर लगे हुए एटम की पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है ना। क्योंकि हम कौन सी चीज बोलेंगे, जैसे ये हम मीथेन है, अब मीथेन में क्या है, तो बोलेंगे मीथेन में 4 सिग्मा बॉन्ड्स और 5 एटम्स हैं। यहाँ 4 एटम्स थे और 3 सिग्मा बॉन्ड थे, क्या था, कॉन्फर्मेशन पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो हम बोलेंगे 5 एटम्स और 4 सिग्मा बॉन्ड है लेकिन कॉन्फर्मेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, तो हम बोलेंगे एक एच को यदि हम फिक्स करके इस बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन करवाएं तो क्या है, इस पर लगे हुए एटम्स या ग्रुप्स की पोजीशन चेंज हो रही है बट इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए कॉन्फर्मेशन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे मिनिमम 4 एटम्स और उनमें इन 3 सिग्मा बॉन्ड्स का कनेक्शन इस तरीके से, है ना, देन ओनली कॉन्फर्मेशन इज पॉसिबल। ठीक है, क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स भी ज़्यादा, लेकिन 3 सीक्वेंशियल सिग्मा बॉन्ड्स न होने की वजह से क्या नहीं हो पा रहा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कॉन्फर्मेशन पॉसिबल नहीं है। आगे बात समझ में अच्छे से, ठीक है, तो दिस इज व्हाट दैट बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्फर्मेशन। सबको क्लियर अच्छे से, है ना। अब इसके बाद फिर हम कौन सी चीज़ देखेंगे कि कॉन्फर्मेशन इन ईथेन, जब इसकी हम बात करें, है ना। अब जैसे यहाँ पे एक H को हटा के मैं एक और CH3 लगा देता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ कौन सी चीज़ हो गई ना, मीथेन में एक हाइड्रोजन को हटा के हमने एक CH3 लगा दिया, दैट हैज बिकम व्हाट, ईथेन। ठीक है, अब क्या है, ये कंडीशन आ गई यहाँ पे, देखो ये वाली 4 एटम्स हैं उनके बीच में 3 सीक्वेंशियल सिग्मा बॉन्ड्स हैं। समझ आ गई बात ये, तो बोलिए अब एक कार्बन को फिक्स करके इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलॉन्ग जब इसको रोटेट किया जाएगा तो यहाँ पे फिर कॉन्फर्मेशन पॉसिबल हो जाते हैं। आए ना समझ में, ठीक है। अब कॉन्फर्मेशन जब हम इसके बनाएंगे तो हमको कौन सी चीज़ देखने को मिलती है, देखिए मॉडल से समझ लीजिए, फिर लिखने वाला काम हो जाएगा ना। तो हम बोलेंगे जैसे ये आपको दिख रहा होगा कॉन्फर्मेशन, नहीं जो कार्बन आपकी तरफ है sp3 हाइब्रिडाइज, इस पे क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये पीछे वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन है ये भी आपको विजिबल दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक, है ना, इन दोनों के बीच में भी एक, और इधर इन दोनों के बीच में ये नीचे वाला एक। ठीक है, तो हम बोलेंगे एक जो कॉन्फर्मेशन होता है वो होता है जहाँ पे एडजेसेंट एटम के जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, दीज आर व्हाट, फारदेस्ट पॉसिबल। समझ आ गई बात ये, है ना, ये फारदेस्ट पॉसिबल है। इस कॉन्फर्मर को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड दैट व्हाट दैट स्टैगर्ड कॉन्फर्मर, ये इसको हम बोलते हैं दैट इज ट्रांसॉइड कॉन्फर्मर। समझ आ गई बात ये, है ना। अब जैसे कौन सी चीज़ है ये, आगे वाले को फिक्स रख रहा हूँ मैं, पीछे वाले को रोटेट करता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको पीछे वाले को रोटेट किया, अब रोटेट करते करते ना जब इसको मैंने अराउंड 60 डिग्री एंगल से घुमाया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो अब देखो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड एंगल एक ऐसा हो गया दैट इज 0 हो गया। ठीक है, इसको हम क्या होता है, दैट इज डायहेड्रल एंगल, है ना, ये एंगल ऑफ टॉर्शन, है ना। क्या होता है इसका मतलब, तो हम बोलेंगे इट इज HCC एंड CCH, इन प्लेन्स के बीच का ये जो एंगल होता है ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ टॉर्शन या डायहेड्रल एंगल कहलाता है। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्फर्मर है जिसमें आगे वाले हाइड्रोजन ने पीछे वाले हाइड्रोजन को ना सारे हाइड्रोजन को क्या कर लिया है, इक्लिप्स कर लिया है ना, कवर कर लिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्स कॉन्फर्मर या सिसॉइड कॉन्फर्मर कहलाता है ये। समझ आ गई बात ये, नहीं क्या कहलाएगा, तो हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड इक्लिप्स्ड और व्हाट दैट, सिसॉइड कॉन्फर्मर। ठीक है, इसमें हम निकाला है डायहेड्रल एंगल 0 है, और वो इसके पिछला वाला जो था दैट वाज स्टैगर्ड, उसमें जो डायहेड्रल एंगल था दैट वाज ऑफ 60 डिग्री। समझ आ गई बात ये वाला, दिस हैज बिकम व्हाट दैट 60 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज डायहेड्रल एंगल और एंगल ऑफ टॉर्शन। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे स्पेस में ना डिस्टेंसेस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स और इनके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्या थे, देवर मैक्सिमम, और ये जो इक्लिप्स कॉन्फर्मर है इसमें क्या हो जाएगा, इनमें स्पेस डिस्टेंस जो दैट इज मिनिमम। ठीक है, तो इस वजह से कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे इसके जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैं या इनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या करती है, एक दूसरे को ओवरलैप करती है या एक दूसरे के एरिया में
इंटरफियर करती है, जिस वजह से इनमें क्या हो जाएंगे, रिपल्शन सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो जो इक्लिप्स कॉन्फर्मर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल कॉन्फर्मर। ठीक है, और जो स्टैगर्ड कॉन्फर्मर होता है इसकी क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है। समझ आ गई बात ये है ना। इक्लिप्स कॉन्फर्मर जो रहेगा हमने क्या बोला, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगी, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, तो हम बोलेंगे इट इज बिकॉज ऑफ उनमें रिपल्शन जो थे देवर मैक्सिमम। समझ आई बात ये। और जो स्टैगर्ड कॉन्फर्मर था उसमें क्या थे, रिपल्शन जो थे देवर मिनिमम, है ना। रीजन हमने देख लिया है ना। इनकी जो स्टेबिलिटी होती है इसको किस तरीके से आप समझ सकते हो, तो एक तो उसको अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैसे ये दिस इज व्हाट दैट इक्लिप्स कॉन्फर्मर, ये हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए, तो इनमें कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे ये और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे इंटरफियर विद ईच अदर, जिसकी वजह से इनमें रिपल्शन ज्यादा होते हैं और इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, जबकि कौन सा, दिस इज व्हाट दैट स्टैगर्ड कॉन्फर्मर, तो स्टैगर्ड कॉन्फर्मर में हाइड्रोजन नीचे हैं। ठीक है, और ये वाले दोनों हाइड्रोजन ऊपर थे, एक हाइड्रोजन नीचे था, इसमें एक हाइड्रोजन ऊपर है और दोनों हाइड्रोजन नीचे हैं। ये क्या है, इसका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इधर इसका क्या है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन इसका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये कैसा, दैट इज वेकेंट। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नाउ इट इंटरफियर्स विद व्हाट, तो हम बोलेंगे इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो वेकेंट है। ठीक है, तो उसको हम क्या मान सकते हैं, दैट इज काइंड ऑफ डीलोकलाइजेशन, है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन के इक्विवेलेंट इसको हम ले सकते हैं, और यदि हाइपर कॉन्जुगेशन की इक्विवेलेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, दिस इज व्हाट दैट स्टेबलाइजिंग फैक्टर। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है ना, इट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट इज स्लाइटली ओवरलैपिंग विद व्हाट दैट vacant anti bonding molecular orbital of this carbon hydrogen sigma bond। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इसको क्या मिल जाता है, स्टेबिलिटी मिल जाती है। आइए के बाद समझ में, इस वजह से यहाँ पर इसको स्टेबिलिटी मिल गई। क्लियर है अच्छे से। ठीक है, कौन सी चीज अपन बोलते हैं, ये इक्लिप्स फॉर्म में ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एक इंटरफियरेंस होता है जिसकी वजह से इनमें स्टेबिलिटी कम होती है, इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन। इसको क्या कहा जाएगा, तो हम बोलेंगे दिस इज नोन एज व्हाट दैट टॉर्शनल स्ट्रेन। समझ आ गई बात ये है ना, इसको टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब कौन सी चीज होती है अगली वाली, तो हम बोलेंगे इसमें एक चीज और छोटी सी टर्म है, इसके बाद एक और अच्छी चीज देखेंगे हम, तो हम बोलेंगे इसमें जैसे इक्लिप्स जो स्टैगर्ड हैं, ठीक है, इनके बीच में जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ अदर कॉन्फर्मेशन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो हम बोलेंगे इनको स्क्यू कहा जाता है। समझ आ गई बात ये है ना। अदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेस अरेंजमेंट्स बिटवीन व्हाट इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड, इनको क्या बोला जाएगा, तो हम बोलेंगे इनको स्क्यू कॉन्फर्मेशन बोला जाता है। समझ आ गई बात ये है ना, इनको स्क्यू कॉन्फर्मेशन बोला जाएगा। क्लियर है अच्छे से है ना। अब अगली चीज जो अपन देखेंगे इसमें नहीं कौन सी, तो हम अगली चीज देखना चाहते हैं कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलॉन्ग हम रोटेशन करते हैं या किसी भी बॉन्ड के अलॉन्ग जो हम रोटेशन कर रहे हैं, तो ये जो रोटेशन होता है ना, ये रोटेशन फ्री होता है या इसके अलॉन्ग कुछ एनर्जी लगती है। समझ आती बात ये। ठीक है, तो यदि हम कौन सी चीज बोलें इसमें कि इस रोटेशन को यदि हम फ्री कंसिडर करें, ठीक है, इस रोटेशन को यदि हम क्या कंसिडर करते हैं, तो हम बोलेंगे इस रोटेशन को यदि हम फ्री कंसिडर करें तो हम कौन सी चीज बोलेंगे यहाँ पर, तो हम बोलेंगे ये जो एक ग्राफ हमने बनाया हुआ है, तो यदि फ्री होगा तो हम बोलेंगे जो सारे कॉन्फर्मेशन है इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सेम। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता हो कैसा आ जाता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन आ जाता। ठीक है, बट वो स्ट्रेट लाइन है नहीं, है ना, मतलब क्या है यहाँ पर, तो हमने बोला है कि हमने यहाँ पर क्या देखा, तो हमने बोला यहाँ पर एनर्जी में डिफरेंस है ना, वो तो हमने देख लिया। अब अपन कौन सी चीज बोलते हैं, इसको एंट्रोपी से भी हम रिलेट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, तो हम बोलेंगे कि इथेन की कॉन्फर्मेशंस में जब क्या किया जाता है, इट इज एंट्रोपी का कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि यदि रोटेशन बाई चांस कैसा होता, फ्री रोटेशन होता, ठीक है, तो कौन सी चीज होती, तो हम बोलते हैं इससे जो एंट्रोपी आती वो क्या आती, ज्यादा आती। मतलब इस इथेन के मॉलिक्यूल के लिए रोटेशन की जो एंट्रोपी अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसमें वो जो उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है ना, ऑब्जर्व्ड वैल्यू में क्या रहेगा, देयर इज डिफरेंस। समझ आती बात ये
है ना, यदि रोटेशन फ्री है तो तब हम क्या कर रहे हैं, एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एक्चुअली ऑब्जर्व वैल्यू है उसमें और कंसिडरिंग रोटेशन टू बी फ्री, इसके एंट्रोपी जब हमने कैलकुलेट की तो इसमें डिफरेंस आता है, ठीक है। जो कैलकुलेटेड एंट्रोपी ज़्यादा आती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या बोला अपन ने कि रोटेशन एकदम फ्री है, मतलब क्या है, वहाँ पर रैंडमनेस ज़्यादा है, और रैंडमनेस ज़्यादा है मतलब कौन सी चीज़ है, तो हम बोलेंगे ऑर्डर्डनेस कम है, और ऑर्डर्डनेस रैंडमनेस ज़्यादा है मतलब ऑर्डर्डनेस कम है, मतलब क्या है, एंट्रोपी ज़्यादा है। आ रही है बात समझ में? तो इस वजह से हम कौन सी चीज़ बोलेंगे कि जो ऑब्जर्व वैल्यू होती है उसमें, ठीक है, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है उसमें डिफरेंस आता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा ये इसकी पीक हाइट बढ़ाते जाते हैं, है ना, किसको मैच करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कि कब ऑब्जर्व के बराबर आएगी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो हम बोलते हैं इट इज कि जब एनर्जी कितनी हो जाती है, इट इज 12 किलो जूल्स पर मूल हो जाती है, या इट इज अराउंड 3 किलो कैलोरीज पर मूल हो जाती है, तो तब जाके किसमें एग्रीमेंट आ जाता है, तो हम बोलेंगे दैट इज ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड एंट्रोपी में एग्रीमेंट आ जाता है। समझ आती बात ये? तो इसका मतलब क्लियर हुआ ना बेटा अच्छे से? क्या बोला अपन ने कि जब मॉलिक्यूल रैंडमली रोटेट कर रहे हैं तो उसमें रैंडमनेस जितनी ज़्यादा रहेगी एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि रोटेशन कैसा होता, एकदम फ्री रोटेशन होता, ऐसे यदि अपन मान लेते हैं तो तब हम जो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं एंट्रोपी की वैल्यू, तो वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू से अलग होती है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कम होती है और कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे कि जो ऑब्जर्व्ड है वो क्या है, दैट इज रियल वैल्यू, और हमने जो कैलकुलेट की दैट वाज थ्योरेटिकल, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है कि जिस रोटेशन को हम फ्री मान रहे हैं एक्चुअली वो रोटेशन पूरी तरह से फ्री होगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे सा इस ग्राफ में पीक हाइट को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। क्या मैच करने के लिए, तो हम बोलेंगे इट इज कैलकुलेटेड एंट्रोपी एंड ऑब्जर्व्ड एंट्रोपी, इसको मैच करने के लिए। तो हम बोलेंगे पीक की हाइट बढ़ते बढ़ते जब अराउंड कितनी हो जाती है, तो हम बोलेंगे इट इज 3 किलो कैलोरीज पर मूल हो जाती है, तो तब ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू में क्या आ जाता है, एग्रीमेंट आ जाता है। समझ आती बात है? तो हम क्या बोलते हैं इसके लिए, नहीं, एक स्टैगर्ड और इक्लिप्स, इनमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये क्या रहेगा, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 किलो कैलोरीज पर मूल होता है। आया क्या भी अच्छे से समझ में, है ना, क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 किलो कैलोरीज पर मूल होगा। जन भी बात अच्छे से ये, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पर कि जो एनर्जी होती है ये एनर्जी क्या नहीं रहेगी, फ्रीली अवेलेबल तो नहीं होती, ठीक है। या दो कॉन्फर्मर्स का एक दूसरे में जो कन्वर्जन होता है ये फ्री नहीं होता, ठीक है। यदि स्टैगर्ड को दूसरे स्टैगर्ड में जाना है तो इट हैज टू क्रॉस टूवर्ड एन इक्लिप्स कॉन्फर्मर, जिसकी एनर्जी जो रहेगी वो कितनी बोली अपन ने, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 किलो कैलोरी पर मोल। समझ आ गई बात ये? और ये जो एनर्जी बैरियर होता है इसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड टॉर्शनल एनर्जी बैरियर, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा, तो हम बोलेंगे कहलाता है टॉर्शनल एनर्जी बैरियर। समझ आती बात ये है ना। बट क्या है ये टॉर्शनल एनर्जी बैरियर, जो उसका मैग्नीट्यूड है काफी कम है, तो 3 किलो कैलोरीज पर मूल बोला हमने, मतलब कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे रूम टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स के आपस में टकराने से जो एनर्जी होती है वो इससे कई गुना ज्यादा होती है। समझ आती बात ये? और इस वजह से क्या हो जाएगा, कॉन्फर्मर्स जो होते हैं इनका इंटर कन्वर्जन जो रहेगा वो इतना ज़्यादा रैपिड होता है कि जो कॉन्फर्मेशन होते हैं दे आर इनसेपरेबल, ठीक है। इसको अपन ऑलमोस्ट विदाउट एनर्जी वाला मान सकते हैं इसलिए, बट एक्चुअली होता नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि कॉन्फर्मेशन जो होते हैं ये क्या रहेंगे, दे आर इनसेपरेबल, है ना। कॉन्फर्मेशन को रोटामर्स भी कहा जाता है या कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स भी कहा जाता है। समझ आ गई बात ये, ठीक है। फिर अब इसमें हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड, तो हम बोलेंगे कि इथेन के एक ही सैंपल में क्या रहेगा, स्टैगर्ड कॉन्फर्मर्स भी होते हैं और इक्लिप्स्ड भी होते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इथेन के किसी सैंपल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने लाइफ का अधिकतर जो टाइम होता है वो किस में स्पेंड करते हैं, तो हम बोलेंगे दैट इज इन व्हाट, दैट स्टैगर्ड कॉन्फर्मर, ठीक है। तो एक सैंपल जैसे हम कंसिडर करेंगे तो उस गिवन सैंपल में किसी भी गिवन मोमेंट पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमको किस वाले फॉर्म में दिखेंगे, तो हम बोलेंगे दैट इज इन दिस स्टैगर्ड कॉन्फर्मर, ठीक है। और ये जो एडवांस्ड टेक्निक्स हैं अपनी ना सारी, जैसे एनएमआर वगैरह, इनसे इनको डिटेक्ट भी किया जा चुका है कि मतलब ऐसा एक्चुअली होता है। क्लियर है अच्छे से ये, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दैट
बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्फर्मेशन, ठीक है। अब इसमें ईथेन के मॉलिक्यूल में हम कौन सी चीज करेंगे, तो हम बोलेंगे अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स लगाकर हम दूसरे मॉलिक्यूल्स के कॉन्फर्मेशन देखेंगे, दैट इज इन द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। तो बेसिक सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई ना। अब आगे अपन इनको यूज करने वाले हैं। डायहेड्रल एंगल है, टॉर्शनल स्ट्रेन है, टॉर्शनल एनर्जी बैरियर है, ठीक है। यहाँ पर अपन ने स्टेबिलिटी देखी, दैट इज फ्रॉम दैट वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पर। फिर ये अपन ने जनरल, ये क्या होता है, सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन, दिस इज दैट न्यूमन प्रोजेक्शन, है ना, वो देख लिया हमने। कॉन्फर्मेशन की बेसिक कंडीशन देख ली, ये क्या है, दिस इज कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस। समझ आ गई बात ये, ठीक है। तो सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमने विथ रेफरेंस टू एग्जांपल ऑफ ईथेन देख लिया, ठीक है। अब इसी को अपन थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफाई करके दूसरे कॉन्फर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है।